हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और आज हम देखते हैं इसमें कुल लगभग 70 क्वेश्चन जो सामान्य विज्ञान से हैं, जनरल साइंस से हैं। और दोस्तों, इसमें जो 70 क्वेश्चन हैं वह विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं और कई बार पूछे जाते रहे हैं। इसलिए संभावना है कि आपको अगले आने वाली परीक्षाओं जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी और बैंकिंग की, एसएससी की, अन्य परीक्षाएं जो जल्द होने वाली हैं उसमें टेट, सीटेट आल परीक्षाओं में सभी आ सकते हैं। इसलिए आपको सभी प्रश्न ध्यान से देखना है, हमारे साथ 2 से 3 बार। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। और आपको लास्ट में एक अभ्यास प्रश्न है, उसको आपको उत्तर बताना है कमेंट बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है। मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है। तो लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। तो 120 दिन होता है लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल। रेड ब्लड सेल्स RBC, जिसे हम कहते हैं RBCS। तो लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है, रेड ब्लड सेल्स का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। मानव मूत्र में यूरिया किसके टूटने से बनता है? मानव मूत्र में यूरिया किसके टूटने से बनता है? दूसरा क्वेश्चन है, मानव मूत्र में यूरिया किसके टूटने से बनता है? तो अमीनो अम्ल के टूटने से बनता है। तीसरा क्वेश्चन है, मनुष्य में प्रतिदिन निकलने वाली लार की मात्रा, मनुष्य में प्रतिदिन निकलने वाली लार की मात्रा क्या होती है? मनुष्य में, यहाँ पर हमने क्वेश्चन पूरा नहीं ले पाया है, ये मनुष्य में प्रतिदिन निकलने वाली लार की मात्रा, तो यहाँ पर आपको लिखना है लार की मात्रा क्या होती है। तो फिर आपको यहाँ पुटअप कर देना है। तो कितना होती है? 1.5 लीटर, तो 1.5 लीटर होती है। चौथा क्वेश्चन है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? जोसेफ लिस्टर। तो जोसेफ लिस्टर हैं आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक। पांचवा है, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मेयर ने किया था। इनका नाम ही मेयर है। वो नगर पालिका का मेयर आपको नहीं ध्यान है, यहाँ जो ये मेयर थे उन्होंने ही किया था हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। छठा क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने पहली बार रुधिर परिसंचरण का व्याख्या की थी? तो किस वैज्ञानिक ने प्रथम बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो की थी विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम की थी रुधिर परिसंचरण की व्याख्या। सातवां क्वेश्चन है, कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? मेटाकार्पिल्स। मेटाकार्पिल्स के नाम से जाना जाता है कलाई की हड्डियों को। तो कलाई की हड्डियों को मेटाकार्पिल्स के नाम से जाना जाता है। दूध के मीठेपन का क्या कारण होता है? दूध के मीठेपन का कारण क्या है? दूध के मीठेपन का कारण क्या होता है? लैक्टोज। तो जो उत्तर आपका है लैक्टोज होगा। तो दूध के मीठेपन का कारण क्या है? लैक्टोज। नवा क्वेश्चन है, फूड प्रोसेसिंग हेतु कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? फूड प्रोसेसिंग हेतु कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल प्रयोग होता है फूड प्रोसेसिंग हेतु।
दोस्तों कॉमन कोल्ड है, इसलिए क्लास लाइव भी नहीं चल पा रहा है और आवाज़ भी थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए कुछ समस्या है, आप इसे मैनेज करिएगा। पुनः स्वस्थ होने पर हम आपको लाइव क्लास के साथ आपको क्लास लेंगे, तो इसलिए आप भी थोड़ा सा मैनेज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अणु का नाम बताइए जो कोशिका की सभी क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। उस अणु का नाम बताइए जो कोशिका की सभी क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो कौन सा ऊर्जा प्रदान करता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है जो सभी कोशिका की क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताइए जो ना तो जल में और न ही वसा में विलेय है। तो जो न तो जल में विलेय है और न ही वसा में विलेय है, उसका आपको नाम बताना है। तो उसका नाम है बायोटिन। इसका नाम है बायोटिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। न जल में विलेय है और न ही वसा में, तो विटामिन बायोटिन नाम है उसका। प्रोटीन में पाए जाने वाले अमीनो अम्ल जिन्हें मानव शरीर संश्लेषित करता है, उनकी संख्या कितनी होती है? प्रोटीन में पाए जाने वाले एमिनो अम्ल जिन्हें मानव शरीर संश्लेषित करता है, उनकी संख्या होती है 10। तो उनकी संख्या कितनी होती है? 10 होती है। 12वां क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम उत्परिवर्तन शब्द दिया? तो किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम उत्परिवर्तन शब्द दिया है? उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया? ह्यूगो डी वीज ने। तो ह्यूगो डी वीज ने दिया है सर्वप्रथम उत्परिवर्तन शब्द का नाम। भ्रूण की त्वचा में कौन सी हड्डियां बनती हैं? भ्रूण की त्वचा में कौन सी हड्डियां बनती है? तो उत्तर है कलाजात हड्डियां। तो भ्रूण की जो बनती हैं हड्डियां भ्रूण में, वह बनती हैं कलाजात हड्डियां। भ्रूण की त्वचा में कौन सी हड्डी बनती है? कलाजात हड्डियां। नेक्स्ट है, लिंग निर्धारण संबंधी गुणसूत्र को क्या कहते हैं? तो लिंग निर्धारण संबंधी गुणसूत्र को क्या कहते हैं? इसका नाम है हेटेरोसोम। हेटेरोसोम नाम है और पुरुष पर ही निर्भर करता है कि लिंग कौन सा होगा, स्त्री होगा या पुरुष, या इसका नाम है हेटेरोसोम। दांतों एवं अस्थियों में विकृति किसकी अधिकता के कारण होती है? दांतों एवं अस्थियों में विकृति किसकी अधिकता के कारण होती है? तो उसका नाम है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के कारण दांतों में, अस्थियों में विकृति की अधिकता, अगर फ्लोरीन की अधिकता है तो दांतों और अस्थियों में विकृति होगी, दांत छोटे होंगे, बड़े होंगे, और कई भी प्रकार से हड्डियां तिरछी, सीधी, विसंगति, जो भी प्रकार से ऐसी स्थितियां होती हैं, तो फ्लोरीन की अधिकता होने पर ऐसी स्थितियां होती हैं। 16वां है, आवश्यक एमिनो अम्लों से यूरिया का संश्लेषण किस अंग में होता है? आवश्यक अमीनो अम्ल से यूरिया का संश्लेषण होता है, किस अंग से होता है? किस अंग में? यकृत में होता है। और शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, वह उसका भी नाम यकृत है। तो इसका नाम यकृत है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। और सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जांघ की। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां है, मानव हृदय के किस ओर अशुद्ध रुधिर होता है? तो मानव के किस ओर अशुद्ध रुधिर होता है? तो किस ओर अशुद्ध रक्त होता है? दाएं भाग के, दाएं भाग में। तो दाएं भाग में, मानव हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त होता है। 18वां क्वेश्चन है, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए, अगर किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए है और स्त्री का रक्त वर्ग बी हो, तो रक्त वर्ग बी है तो उसकी संतानों में कौन सा रक्त उपस्थित नहीं हो सकता है?
तो कौन सा रक्त उपस्थित नहीं हो सकता है? ओ। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए है, ए और बी है, और स्त्री का रक्त वर्ग बी है, तो उसकी संतानों में कौन सा वर्ग नहीं होगा? ओ कभी नहीं हो सकता है। और आप जानते हैं ओ है जो वह सर्वदाता होता है, कि सभी को रक्त दे सकता है, किसी को भी रक्त दे सकता है, चाहे ए हो, बी हो, ए बी हो या अन्य हो। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन। निद्रा रोग पैदा कौन करता है? निद्रा रोग कौन पैदा करता है? तो पैदा करता है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा ट्रिपैनोसोमा पैदा करता है निद्रा रोग। आनुवंशिकता विज्ञान को आनुवंशिकी किसने कहा? आनुवंशिकता विज्ञान को आनुवंशिकी किसने कहा? तो डब्ल्यू वाटसन ने। तो डब्ल्यू वाटसन ने कहा है आनुवंशिकता विज्ञान को आनुवंशिकी। तो डब्ल्यू वाटसन ने। 21वां है पौधे से पशुओं से दूध प्राप्त करने के लिए किस हार्मोन के इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है? पशुओं से दूध प्राप्त करने के लिए किस हार्मोन के इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। तो पशुओं से दूध प्राप्त करने के लिए कौन से हार्मोन के इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है मस्तिष्क का कौन सा भाग तापमान, भूख एवं जल संतुलन को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग तापमान, भूख एवं जल को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है भूख, तापमान, जल आदि की क्रिया को। वेस्टर्न ब्लॉटिंग किस रोग की पहचान के लिए है? तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग किस रोग की पहचान के लिए है? एड्स की, AIDS। और एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। 24वां क्वेश्चन है जीव विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो जीव विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? अरस्तु। अरस्तु माने जाते हैं जीव विज्ञान के जनक। और 25वां है जीव एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? जीव एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी। 26वां है सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है। इसमें किसका वर्णन होता है? सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है। इसमें किसका वर्णन होता है? तो इसमें वर्णन होता है वन विकास का। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है। इसमें किसका वर्णन होता है? तो वर्णन होता है वन विकास का। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का। तो पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। ये पेडागॉजी नहीं है, पेडोलॉजी है। 28वां क्वेश्चन है पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या? पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? शारीरिकी। तो पौधों के आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? शारीरिकी। नेक्स्ट है 29वां क्वेश्चन एक्सोजीव विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। एक्सोजीव विज्ञान में अध्ययन किया जाता है किसका किया जाता है? बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। एक्सोजीवन विज्ञान में अध्ययन किया जाता है बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। नेक्स्ट है 30वां भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है आपका कोलकाता में। तो कलकत्ता में है
भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता। 31वां है भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। भारतीय वनस्पतिक विज्ञान के जनक कौन है, तो उनका नाम है विलियम रॉक्सबर्ग। उनका नाम है विलियम रॉक्सबर्ग। 32वां क्वेश्चन है अपुष्पी पादपों को किस में रखा गया है। अपुष्पी पादपों को किस में रखा गया है, तो रखा गया है क्रिप्टोगैम्स में। तो रखा गया है उनको क्रिप्टोगैम्स में। अपुष्पी पादपों को किस में रखा गया है, क्रिप्टोगैम्स में। 33वां है जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है, तो होता है विषाणु के कारण। तो विषाणु के कारण होता है पशुओं में फुट एंड माउथ रोग। 34वां है शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी, सेल्यूलोज की। नेक्स्ट है 35वां वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कार्टिकोल्स। तो कार्टिकोल्स कहलाते हैं वृक्षों की छाले पर उगने वाले कवक। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन है। डबल रोटी के निर्माण में आने वाला कवक कौन है, उसका नाम है साइक्रोमाइसीज सेरीवेसी। साइक्रोमाइसीज सेरीवेसी। नेक्स्ट है सिस्टम नेचर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। सिस्टम नेचर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। सिस्टम नेचर तो वह पुस्तक है कार्ल लिनियस की। तो आपको बताना है सिस्टम नेचर किसकी पुस्तक है, तो कार्ल लिनियस की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखिएगा। 38वां क्वेश्चन है मानव की आंत में पाया जाने वाला विषाणु है। मानव की 38वां है मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। तो मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन है, आपको बताना है। आपका जो यहाँ पर आधा क्वेश्चन है ऊपर है और फिर आपका क्वेश्चन है नीचे, ये जाने वाला जीवाणु है। तो इसका उत्तर ये लिखा है एस रिशिया कोलाई। लेकिन एक मिनट इसको हमें फिक्स करना पड़ेगा, क्या उत्तर यह सही है या नहीं। फिर अगर उत्तर यह गलत होगा तो आपको हम कमेंट बॉक्स में चेक करके बता देंगे। फिलहाल हम इसको यही उत्तर मान लेते हैं, एसेरिशिया कोलाई। एसेरिशिया कोलाई। तो आपको उत्तर जो है एसेरिशिया कोलाई है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु एसेरिशिया कोलाई। क्वेश्चन नंबर 38 है, इसका हम आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, आपको सबसे पहले दिखेगा। 39वां है लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य पाए जाने वाला सहजीव संबंध क्या कहलाता है। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य पाए जाने वाला सहजीव संबंध क्या कहलाता है, तो आपका उत्तर है हेलेरिज्म। हेलेरिज्म कहलाता है। नेक्स्ट है लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से बनता है। लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से बनता है, कवक और शैवाल से। तो कवक और शैवाल से बनता है लाइकेन के 2 वर्ग का पौधा। जापान में लोग यहाँ पर लोग है, जापान में लोग किस लाइकेन की सब्जी बनाते हैं, इंडोकार्पन की सब्जी बनाते हैं। जापान में लोग किस लाइकेन की सब्जी बनाते हैं, इंडोकार्पन की। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है। मिर्गी की औषधि किस रोग से प्राप्त होती है। मिर्गी की औषधि, तो मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है, उसका नाम है पारमेलिया। यहाँ पर उत्तर हमने नहीं लिखा है,
पारमिलिया। तो आपका 42वें का जो राइट आंसर है उसका नाम है पारमिलिया, पारमिलिया। तो 42वें का आपका जो करेक्ट आंसर है उसका नाम है पारमिलिया। दोस्तों मोबाइल से टाइपिंग करने में बहुत समस्या होती है, फिर भी आपको हम व्यवस्था करते हैं कि चाहे जितना समय लगे हमें, लेकिन हम लिखते हैं, लेकिन ह्यूमन एरर की वजह से यह समस्या हो गई है। इसका नाम है पारमिलिया। तो जो मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है, तो उसका नाम है पारमिलिया। नेक्स्ट आते हैं, कौन पादप समूह वनस्पति जगत का उभयचर है? कौन पादप समूह वनस्पति जगत का उभयचर है? तो कौन पादप समूह वनस्पति जगत का उभयचर है? मायोफाइट्स। मायोफाइट्स है पादप समूह वनस्पति जगत का उभयचर। आपका जो उत्तर यह था इसका ऐसे रेशिया ही सही होगा। तो दोस्तों इसका उत्तर 38वां का ये पूरा सही है, ये पूरा सही है, याद आ गया है। अब आपको हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां, जैव उर्वरक के रूप में किसका उपयोग होता है? जैव उर्वरक के रूप में किसका उपयोग होता है? एजोला का। तो जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग होता है? एजोला का। अब हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स में। टेरिडोफाइट्स में सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। सबसे अधिक क्रोमोसोम टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरलाइट जड़ें किस में पाई जाती हैं? कोरलाइट जड़ें किस में पाई जाती हैं? तो कोरलाइट जड़ें जिनसे पाई जाती हैं वह पाई जाती हैं साइकस में। कोरलाइट जड़ें जो पाई जाती हैं वह पाई जाती हैं साइकस में। यहाँ पर कोरलाइट बना लीजिए। तो कोरलाइट जड़ें जिसमें पाई जाती हैं साइकस में पाई जाती हैं। फिर आते हैं, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किस भाग में विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किस भाग में विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? तो उनका नाम है अपस्थानिक मूल। उनका नाम है अपस्थानिक मूल। तो मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किस भाग में विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? अपस्थानिक मूल कहलाते हैं। अपस्थानिक मूल। नेक्स्ट है 48वां क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो हल्दी का जो पौधा होता है उसका कौन सा भाग खाया जाता है? तो खाया जाता है उसका प्रकंद। तो प्रकंद खाया जाता है हल्दी के पौधों का भाग। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग अंग कौन सा है? 49वां क्वेश्चन है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? अंग कौन सा है? पुष्प है। तो फूल होता है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग। अब आते हैं 50वां क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकोवा। तो सिकोवा है सबसे लंबा वृक्ष, जीवित वृक्ष। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिकोवा। नेक्स्ट है एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना किस भाग में बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? जड़ से। तो जड़ से प्राप्त की जाती है बेलाडोना औषधि। नेक्स्ट आते हैं 52वां क्वेश्चन है, केसर किससे उत्पन्न होता है? केसर किससे उत्पन्न होता है? तो केसर जो उत्पन्न होता है वह होता है क्रोकस की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से।
तो क्रोकस की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से होती है केसर उत्पन्न। तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? निकोटिन। तो निकोटिन होता है तंबाकू की पत्तियों में। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन होता है, जिसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। मृदा को नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा देती है। मृदा को नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा देती है मटर। तो मटर देती है मृदा को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन। अरहर भी देता है, मटर भी देता है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ के तेल से। तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है, चीड़ के पेड़ से। 58वां क्वेश्चन है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से पेड़ खाना प्राप्त करते हैं, पौधे खाना प्राप्त करते हैं। और 59वां क्वेश्चन है, क्लोरोफिल। यहाँ पर हमने कुछ अलग ही लिख दिया है, तो इसे आप क्लोरोफिल बना लीजिएगा। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हरित लवक में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो क्लोरोफिल हरित लवक में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम पाया जाता है, Mg पाया जाता है हरित लवक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60वां, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो किसी की उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति की वजह से। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से। मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितना प्रतिशत होना चाहिए? पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में कितना प्रतिशत वन होना चाहिए? तो 33.3% होना चाहिए। तो 33.3% पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए जंगल की, वन की आवश्यकता होती है। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? इंटेमोलॉजी। इंटेमोलॉजी कहलाती है कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा। इंटेमोलॉजी कहलाती है। अब आपको अभ्यास प्रश्न देखना है। अभ्यास प्रश्न है, हमने यहाँ पर उत्तर लिख दिया है। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? तो जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया है डार्विन ने। अब आपको हम बोलते हैं अभ्यास प्रश्न, क्योंकि यहाँ पर हमने उत्तर आपको बता दिया है। हम आपको प्रश्न बोलते हैं कि कौन सा पौधा, आप बताना है कि पादप। हम आपको यहाँ पर एक नया स्लाइड देखते हैं। आपको यहाँ पर हम लिख देते हैं अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न, पादप जगत में सबसे बड़ा बीजांड किसका है? सबसे बड़ा बीजांड तो सबसे बड़ा बीजांड किसका है? किसका है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो अवश्य सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। तो अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।